एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अभी तक हम बात कर चुके हैं, जान चुके हैं कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल के बारे में, थ्योरी के बारे में। फिर हमने जाना काइसर के मॉडल के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ORID मॉडल के बारे में कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ORID मॉडल क्या है, इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या क्या बातें की गई है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द ORID मॉडल, की ORID मॉडल क्या है। फिर हम जानेंगे इसके स्टेप्स या इसके जो पिलर्स हैं उसकी बात करेंगे। और फिर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे इसकी क्या कंपेटेबिलिटी है। और लास्ट में हम इसका अप्रेजल, असेसमेंट या मूल्यांकन की हम बात करेंगे। और उसमें जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या लिमिटेशंस है। तो इस वीडियो में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द ORID मॉडल। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभवजन्य अधिगम का एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। तो प्रभावी मॉडल कैसे है, क्यों है, अब धीरे धीरे जब आप सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और इस मॉडल को किसने डेवलप किया था? लॉरा स्पेंसर ने किया। कब किया? 1989 में किया। इट इज बेस्ड ऑन द कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी और मॉडल की, कॉल्ब के जो अनुभवजन्य अधिगम मॉडल है, जो थ्योरी है, उसी पर ये आधारित है। और जब हम ORID की बात करते हैं ना, तो O फॉर ऑब्जेक्टिव, R फॉर रिफ्लेक्टिव, और I फॉर इंटरप्रिटेशनल एंड D फॉर डिसीजनल, मतलब वस्तुनिष्ठ, चिंतनशील, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक। तो इसकी फुल फॉर्म है ORID की। ओ मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव, R मतलब रिफ्लेक्टिव, आई मतलब इंटरप्रिटेशनल एंड डी मतलब डिसीजनल। तो अभी क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इट इज अ फैसिलिटेटर बेस्ड मॉडल, कि ये एक सुविधा प्रदाता आधारित मॉडल है। तो फैसिलिटेटर कौन हुआ? टीचर हुआ। तो टीचर पे आधारित मॉडल मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि देयर इज अ फैसिलिटेटर हु आस्क क्वेश्चन टू द लर्नर्स, कि यहाँ पर एक फैसिलिटेटर होता है, आप टीचर भी कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। कौन से क्वेश्चन पूछता है? कौन से क्वेश्चन पूछता है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। हमने ORID की बात की थी ना, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, इंटरप्रिटेशनल एंड डिसीजनल। तो इनसे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, रिफ्लेक्टिव से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशनल से रिलेटेड एंड डिसीजनल, इससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, ताकि जान सके कि बच्चों का एक्सपीरियंस क्या रहा, उनकी लर्निंग क्या हुई, बच्चों ने कितना सीखा, वो बच्चों में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इट इज अ फैसिलिटेटर बेस्ड मॉडल, ये एक सुविधा प्रदाता आधारित मॉडल है। यहाँ पर एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उनके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन द मॉडल, कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बहुत ज्यादा चर्चा होती है। किसके बीच में होती है? बच्चों के बीच में। और जो फैसिलिटेटर होता है, टीचर होता है, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और इसी चर्चा के माध्यम से बच्चों की क्या लर्निंग है, उनकी बच्चे ने कितना सीखा है, इन चीजों का पता कौन लगाता है? जो फैसिलिटेटर है, टीचर है, वो पता लगाता है। तो इन दिस लर्नर्स आर एबल टू डेवलप देयर थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर। देखिए, फैसिलिटेटर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, बच्चों के बारे में जान रहा है, क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके आ रहा है कि बच्चों से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, रिफ्लेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इंटरप्रिटेशनल रिलेटेड पूछेगा, डिसीजन रिलेटेड पूछेगा। तो टीचर क्या कर रहा है, फैसिलिटेटर क्या कर रहा है? क्वेश्चन पहले से तैयार करके आ रहा है और बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक डिस्कशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे लर्नर्स आर एबल टू डेवलप देयर थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर, कि इससे शिक्षार्थी अपनी सोच को तार्किक तरीके से विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो यहां पर आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी कि ये कैसा मॉडल है, एक फैसिलिटेटर बेस्ड मॉडल है, जिसमें टीचर्स पहले से तैयार किए हुए क्वेश्चन लाता है, वो बच्चों से पूछता है, क्लास में एक हेल्दी डिस्कशन होता है, और उसी डिस्कशन के माध्यम से टीचर जो है बच्चे के बारे में जानता है। तो स्टेज एट ईच स्टेज द फैसिलिटेटर आस्क क्वेश्चन टू द लर्नर्स, की हर स्टेज पर। तो यहाँ पे कितने स्टेज हुए? 4 स्टेज हुए। पहला स्टेज क्या हो गया? ओ फॉर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा हो गया इंटरप्रिटेशनल रिलेटेड क्वेश्चन। और चौथा हो गया डिसीजनल रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 स्टेप है, ठीक है। तो
एट ईच स्टेज द फैसिलिटेटर आस्क क्वेश्चन टू द लर्नर्स, की प्रत्येक चरण में जो फैसिलिटेटर होता है उसके द्वारा विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन आर प्लान इन एडवांस बाय द फैसिलिटेटर, की फैसिलिटेटर है ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्लास में आते ही पूछता है, पहले से क्वेश्चन तैयार करके लाता है। द लर्नर्स आंसर दोस क्वेश्चन, की शिक्षार्थी क्या करते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आंसर टू दीज क्वेश्चन अ डिसीजन इज फाइनली रीच, की इन सवालों के जवाब के आधार पर एक अंत निर्णय तक पहुंचा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, उनकी लर्निंग क्या रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही है। The ORID model is a form of a structured कन्वर्जेशन लेड बाय अ फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या है, एक स्ट्रक्चर कन्वर्जेशन है जिसमें क्या हो रहा है कि जो फैसिलिटेटर है कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार के लाता है, क्लास में क्वेश्चन बच्चों से पूछता है और एक हेल्दी डिस्कशन होता है जिसके माध्यम से जो फैसिलिटेटर होता है वो बच्चों के बारे में जानता है, उनकी लर्निंग के, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानता है। तो दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड एज अ मीन टू एनालाइज फैक्ट्स एंड फीलिंग, कि सब्जेक्ट के बारे में बच्चों की क्या नॉलेज है, उनके सब्जेक्ट के बारे में बच्चों की क्या फीलिंग है, उसके बारे में फैसिलिटेटर जानता है। आस्क अबाउट इम्प्लीकेशन, की जो भी बच्चों ने सीखा है उससे उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या सीखा, किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो फैसिलिटेटर है, टीचर है, वो बच्चों के बारे में जानता है। तो इसका बेस क्या हुआ, इसका बेस हुआ क्वेश्चन आंसर, इसका बेस हुआ डिस्कशन। तो यहाँ पर आपको इस मॉडल के बारे में ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम स्टेप्स की बात करें कि ORID मॉडल के क्या स्टेप्स हैं, तो देखिए फोर, इसके फोर स्टेप्स हैं, इसको आप फोर पिलर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला है ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। स्टार्टिंग जो होती है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं कि उनकी क्या स्टार्टिंग में क्या उनकी लर्निंग रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा विषय से रिलेटेड। सेकंड जो है रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील। थर्ड है इंटरप्रिटेशनल। और फोर्थ है डिसीजनल। तो एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड डाटा दैट आर रिलेवेंट टू द टॉपिक, की वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उन तथ्यों और डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो विषय से संबंधित होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो विषय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो टीचर्स पहले से तैयार करके लाता है और बच्चों से पूछता है। इन क्वेश्चन के माध्यम से वो जानता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें बच्चों का अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो द की क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट इट, कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, किसके बारे में, सब्जेक्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इन क्वेश्चन के माध्यम से टीचर है बच्चों से लेता है। तो अंडर दिस स्टेज लर्नर शेयर देयर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इस चरण के अंतर्गत जो शिक्षार्थी हैं विषय से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हैं। अगर हम अपने इंडियन कंस्ट्रक्ट में बात करें तो विषय से संबंधित मतलब बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, बच्चा सोशल साइंस पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड बच्चों की जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सपीरियंस है, बच्चा जो है वो अपने इन एक्सपीरियंस को शेयर करता है, साझा करता है। और टीचर क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले से तैयार करके लाते हैं और बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करता है। तो अंडर दिस एक्सपीरियंस दे माइट हैव परफॉर्म, ऑब्जर्व, हाउ एंड सीन, की इस अनुभव के तहत क्या क्या आ जाता है, जो उन्होंने क्लास में किया है, एक्टिविटी की है, जो उन्होंने क्लास में देखा है, जो क्लास में सुना है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसी बेस पर जो क्वेश्चन है तैयार किए जाते हैं। सेकेंड है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट में तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं तो यहां पर क्या चीजें आती हैं, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर आता है कि चिंतनशील प्रश्न उन भावनाओं को उजागर करता है जो लोगों के मन में विषय के बारे में है, कि उस विषय के बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है, उस विषय का एक्सपीरियंस क्या रहा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में हम जानते हैं, लेकिन उस विषय के बारे में आप क्या सोचते हो। कई बार आपसे पूछते हैं ना कि अच्छा बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप कहते हो कि नहीं मुझे सोशल साइंस या साइंस ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप कहते हो कि नहीं मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता है, मुझे हिंदी से बहुत डर लगता है, मुझे सोशल साइंस से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे की अपनी क्या फीलिंग है, अपने क्या विचार है। द फीलिंग ऑफ द लर्नर्स आर शेयर अंडर दिस स्टेज, की शिक्षार्थियों की भावनाओं को इस चरण के अंतर्गत साझा किया जाता है।
प्रत्येक प्रतिभागी अपने अनुभव के बारे में अपनी सहज भावना को इस स्टेज में व्यक्त करता है। और कैसे व्यक्त करता है, इस आधार पर टीचर रिफ्लेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है तैयार करके लाते हैं और उसी वो क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और फिर बच्चा जो है उस सब्जेक्ट के बारे में की जो फीलिंग है उसको बताता है। तो learners feeling related to experience are evaluated on the basis of the following question। कौन कौन से क्वेश्चन है? हाउ डू यू फील अबाउट द टॉपिक, कि आप विषय के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट वॉट यू एक्सपीरियंस, कि आपने जो अनुभव किया है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। और वॉट वॉज योर रिएक्शन व्हेन यू हैड दिस एक्सपीरियंस, कि जब आपको यह अनुभव हुआ तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। फिर थर्ड अगर स्टेज पे जाएं, इंटरप्रिटेशनल व्याख्यात्मक, तो ये क्या स्टेज है? तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। सेकंड स्टेप में कि जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो बच्चों की फीलिंग के बारे में पूछा गया। और थर्ड अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशनल, तो यहाँ पर क्या है, व्याख्यात्मक प्रश्न विषय के विश्लेषण और मूल्यांकन को प्रोत्साहित करते हैं। इस चरण का उपयोग उद्देश्य पहला और चिंतनशील चरणों में जो सीखा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में बच्चों ने जो सीखा उसकी गहराई से खोज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से, तो इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, की आपकी जो अनुभव का सबसे हिस्सा क्या रहा। मतलब यहाँ पर जब हम विश्लेषण कह रहे हैं, एनालिसिस की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके एक्सपीरियंस का बेस्ट पार्ट क्या रहा। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, की आपने उस अनुभव से क्या सीखा। डू यू हैव अ न्यू सिचुएशन इन योर माइंड वेयर दिस एक्सपीरियंस में बी अप्लाइड, कि आपके मन में क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां पे आप इसको लागू करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशनल है कि बच्चा क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, और उस अनुभव से उसने क्या सीखा है, इस चीज की बात की जा रही है इंटरप्रिटेशनल में, व्याख्यात्मक में। और अगर हम डिसीजनल की बात करते हैं तो देखिए, नाम से पता चला डिसीजन। तो पहले तीन चरणों में हुई चर्चा के आधार पर इस स्तर पर विद्यार्थी यह निर्णय लेने की स्थिति में होता है कि स्टार्टिंग की जो थ्री स्टेज है, ठीक है, उसका उपयोग अपने उससे जो उसको नॉलेज हो रही है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसका उपयोग वो भविष्य में कैसे करेगा। मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड बच्चों का क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उससे उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों की अपनी क्या फीलिंग है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से बच्चे ने क्या सीखा है। अब फोर्थ स्टेज में जब आते हैं, तो जो भी बच्चों ने सीखा है, जो समझा है, अब अपनी इस नॉलेज को किस तरह से फ्यूचर में बच्चा अप्लाई करेगा। तो एट दिस स्टेज द लर्नर्स इज एक्सपेक्टेड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, कि हाउ विल वी यूटिलाइज द एक्सपीरियंस गेन एट दिस स्टेज, की इस स्टेज पर जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ है अभी तक के थ्री जो स्टेप में, तो आप उस अनुभव का फ्यूचर में उपयोग कैसे करोगे। तो यहाँ पर हम बात करें कैसा एक स्टेज है, डिसीजनल है। यहाँ पे बच्चा ये डिसीजन लेता है कि जो भी बच्चे ने सीखा है वो अब फ्यूचर में इसको किस तरह से अप्लाई करेगा। तो इस तरह से इसके जो फोर स्टेप्स हैं या फोर पिलर्स हैं उसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं ORID मॉडल जो है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर क्या है, कि इट इज बेस्ड ऑन कॉल्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की कॉल्ब का जो अनुभव जन्य अधिगम जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। और O का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, R का मतलब रिफ्लेक्टिव हो गया, I का मतलब इंटरप्रिटेशनल एंड D का मतलब डिसीजनल हो गया। इट मूव्स फ्रॉम कंकरेंट एक्सपीरियंस, की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप की बात करें, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि बच्चों को जो सब्जेक्ट के बारे में कंकरेंट एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, वहां से कंकरेंट एक्सपीरियंस से थिंकिंग, कंसेप्चुलाइजेशन एंड लास्ट में प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर डिसीजन। तो एक कंकरेंट एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है और लास्ट में प्लानिंग पे जाकर खत्म होता है। इट इनेबल्स अ लर्नर टू गेन मोर इन डेप्थ नॉलेज, की ये शिक्षार्थी को अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अधिक गहन ज्ञान कैसे बच्चा प्राप्त कर रहा है, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में। पहले बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, उसके बारे में बच्चों की क्या भावनाएं हैं वो चीज़ पता चल रही है, फिर उन चीज़ों से बच्चा क्या सीखा और फिर लास्ट में उसको कैसे अप्लाई करेगा, उससे रिलेटेड किस तरह से प्लान करेगा, किस तरह से डिसीजन लेगा। तो इससे क्या होगा, कि बच्चों को विषय के बारे में काफी गहन ज्ञान होता है। और इसके अलावा द लर्नर्स एंटर द नेक्स्ट स्टेज ओनली आफ्टर मास्टरिंग वन स्टेज, की बच्चा क्या करता है, एक चरण में महारत हासिल करने के बाद ही अगले चरण में पहुंचता है। फर्स्ट स्टेज है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है,
उसमें जो क्वेश्चन है बच्चा उन सभी क्वेश्चन के आंसर दे देता है, ठीक है, तभी वो बच्चा नेक्स्ट स्टेज में, जैसे हम गेम खेलते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीधा फोर्थ स्टेज में पहुंच गए। तो ईच स्टेप इज एसोसिएटेड विद सम क्वेश्चन, की प्रत्येक चरण में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चन को फैसिलिटेटर है बच्चों से पूछता है। तो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इंडिकेट द लर्निंग लिमिट्स ऑफ द लर्नर, की इन प्रश्नों के उत्तर शिक्षार्थी की अधिगम सीमा को दर्शाते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों की क्या फीलिंग है, उस सब्जेक्ट से बच्चों ने क्या सीखा है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों की अपनी क्या प्लानिंग है। तो सारी जो ये लर्निंग की जो लिमिटेशंस हैं, जो लिमिट्स हैं, वो पता चलती है इन क्वेश्चन के थ्रू। एंड द टीचर मस्ट बी फेमिलियर विद द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर, की शिक्षक को शिक्षार्थी का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब टीचर को अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम इसके कंपेटेबिलिटी की बात करते हैं, अनुकूलता की बात करते हैं, तो इट रीचेस ऑप्टिमम लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड डिस्कशन, की यह प्रश्नों और परिचर्चा के माध्यम से इष्टतम अधिगम तक पहुंचता है। इट इनेबल्स लर्नर टू रीच ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, की अलग अलग स्टेजेस की हमने बात की, तो इन अलग अलग स्टेजेस से होकर बच्चा गुजरता है। कंकरेंट एक्सपीरियंस से लेकर लास्ट में डिसीजन मेकिंग तक, प्लानिंग तक जब बच्चा पहुंचता है, तो इससे क्या हो रहा है, यह शिक्षार्थियों को अधिगम के इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। दिस हेल्प्स क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव स्पेस फॉर डायलॉग। इन दिस द लर्नर्स कैन शेयर हिज व्यू पॉइंट विदाउट एनी डायलेमा, बिना किसी दुविधा के अलग अलग स्टेज पे बच्चों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बच्चा बिना किसी दुविधा के जो भी अपनी उसकी फीलिंग है, जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसका आंसर देता है। और इट क्लेरिफाइज द फैक्ट एंड कंसेप्ट अंडरलाइंग द टॉपिक एट ईच स्टेज, की प्रत्येक चरण में विषय के अंतर्गत आने वाले तथ्यों और धारणाओं को स्पष्ट करता है। किसके माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से। इट मोटिवेट्स लर्नर टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली अबाउट द सब्जेक्ट, की यह शिक्षार्थियों को विषय के बारे में गंभीर और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। बच्चा प्रेरित कैसे होता है, जब उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं, कैसा सेफ माहौल दिया जाता है जहां पर बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात बोल सकता है, रख सकता है। इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स एंड सॉल्यूशंस, कि यह विकल्प और समाधान उत्पन्न करके रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देता है। और इस मॉडल की एक और बात है कि इसको छोटी क्लासेस में, जैसे हम डिस्कशंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसको छोटी क्लासेस में अप्लाई नहीं किया जा सकता, आमतौर पर इसको बड़ी क्लासेस में ही यूज किया जाता है। और अगर अप्रेजल की बात करें, तो इसमें अगर हम सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, तो इट डेवलप्स वेरियस एबिलिटीज ऑफ द माइंड। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों से, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशनल, डिसीजनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इट डेवलप्स वेरियस एबिलिटीज ऑफ द माइंड, कि मस्तिष्क की जो विभिन्न क्षमताएं हैं, सोचने समझने की, क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो जो ये क्षमताएं हैं उनका विकास होता है। इट डेवलप्स क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ द लर्नर्स, की इससे क्या है कि शिक्षार्थी की जो आलोचनात्मक जागरूकता है वो विकसित होती है। इट डेवलप्स द थिंकिंग ऑफ द लर्नर्स लॉजिकली, की शिक्षार्थियों की सोच को तार्किक रूप से विकसित करता है। और इट फोकसेस द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स ओनली ऑन द मेन सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट की तरफ जो बच्चों का जो एक अटेंशन है, ठीक है, शिक्षार्थियों का ध्यान मुख्य सब्जेक्ट की ओर केंद्रित करता है। और यहाँ पर जैसे हमको पता है कि हर स्टेज पर क्वेश्चंस होते हैं, टीचर वो क्वेश्चन बच्चों से पूछता है और बच्चों को उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चा एक स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पर जाता है। और लिमिटेशंस की बात करें, तो इट इज अ रिजिड मॉडल। रिजिड मॉडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चों को सीखना है तो उसको हर स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो बहुत बार कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इतने बंधन की, अगर सीखने में भी अगर बाउंड्री होगी तो कहीं ना कहीं बच्चा वहां पर बोर होगा, इसको भी, बच्चों को भी ये चीज बोझिल लगेगी। तो इसलिए एक रिजिड मॉडल है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, की सभी लर्नर्स के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है। और इसमें टाइम बहुत लगता है, और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटीज की, देखिए अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो अगर इंडियन कंस्ट्रक्ट में देखें तो हर जगह इसको इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है, टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेनिंग देना भी पॉसिबल
नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम अपने कंटेक्स्ट में देखें तो इस चीज़ को लागू करना, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि एक एक क्लास में हम देखते हैं कि बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, तो वहाँ पर लागू करने में इसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये इसके लिमिटेशंस है। तो आज के इस वीडियो में हमने ORID मॉडल की बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।